स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं समाज से स्टार्ट कर चुकी हूँ और थोड़ा सा उस पर लेक्चर दे चुकी हूँ। अब फिर उसी के आगे तत्पुरुष समास मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और चलिए कछुए की चाल से चलते हुए समास पे कंट्रोल किया जाए थोड़ा सा। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे अलूक तत्पुरुष समास। ठीक है, अलूक तत्पुरुष जहां पर कोई शब्द विशेष किसी के लिए रूढ़ हो जाता है, यानी अगर वो शब्द बोला जाए, जैसे युधिष्ठिर बोला जाए, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पांडव की बात हो रही है, कि पांचों पांडवों में से जो पांडव का बड़ा भाई था युधिष्ठिर, उनकी बात हो रही है। और वो कैसे थे, पूरा उनका व्यक्तित्व अगर हमारे आंखों के आगे आ जाए तो ये क्या हुआ, उसके लिए रूढ़ हुआ कि नहीं, यानी जो किसी के योग से शब्द नहीं बन रहा है, तो वो होता है आपका अलूक तत्पुरुष समास। तत्पुरुष है तो उत्तर पद प्रधान होगा। पहला जो शब्द होगा, हमने आपको बताया था कि दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। तो प्रथम पद यहाँ पे प्रधान नहीं होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अलूक तत्पुरुष में क्या होगा, ऐसा शब्द होगा जो किसी के लिए रूढ़ हो, यानी सिर्फ उसी के लिए यूज हो रहा है, या वो शब्द सुनते ही आप सिर्फ वहीं तक पहुंचे। जैसे नदी शब्द बोलेंगे तो नदी का मतलब ये हुआ कि कई सारी नदियां, गंगा भी याद आ जाएंगी, कावेरी भी याद आ जाएंगी, कृष्णा भी, या बाहर की भी नदियां याद आ जाएंगी। तो ये रूढ़ तो नहीं हुआ। या आपका अगर पर्टिकुलर नाम है तो ऐसे नाम कई लोगों के हैं, तो रूढ़ तो नहीं हुए। लेकिन युधिष्ठिर रूढ़ है कि नहीं? युधिष्ठिर अर्थ युद्ध में स्थिर है, लेकिन हमारे आंखों के सामने या हमारे जुबान में किनका नाम आएगा, पांडव के बड़े भाई का। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द होंगे वो आपके अलूक तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। बस इतना ही याद रखना है आपको। जैसे खेचर, खेचर हमको विच्छेद करने से कोई मतलब नहीं, खेचर मतलब पक्षी, ये पक्षियों के लिए यूज होता है। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर होता है, लेकिन ये पांडव के लिए ही रूढ़ है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा, अलूक तत्पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, फिर अलूक तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में क्या होगा कि कोई भी शब्द प्रधान होता ही नहीं, इसलिए अलूक तत्पुरुष में क्या हो रहा है कि इसका जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। बहुव्रीहि जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि तत्पुरुष के भी गुण आएंगे, लेकिन कैसे अलग करेंगे। कर्मधारय के भी आएंगे, लेकिन कैसे हम देखेंगे कि बहुव्रीहि है, तो अभी तत्पुरुष पढ़ा रहे हैं तो उसी पे ध्यान देते हैं। तो अलूक और बहुव्रीहि समास जो है, इसमें मुख्य अंतर यह है कि जो आपका अलूक होगा, क्योंकि तत्पुरुष है तो इसका उत्तर पद प्रधान है, और बहुव्रीहि का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। फिर आपका नेक्स्ट है उपपद तत्पुरुष। उपपद से समझ में आ रहा होगा कि कुछ आगे लगा होगा। अब ये स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयुक्त नहीं होते हैं, यानी आगे कुछ लगेगा तब वो स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग होंगे। जैसे जल, चल, भास्कर, शांतिप्रद, लेखक। ये क्या है कि उत्तर पद स्वयं में सार्थक है, पर स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है। चल, भास्कर, शांतिप्रद, प्रद प्रदान करना। तो उपपद तत्पुरुष में सिर्फ ये याद रखिएगा कि जलचर, भास्कर, शांतिप्रद, लेखक, ये उपपद तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। जब बहुत डिटेल में आपसे पूछा जाएगा तब अलूक और आपका उपपद तत्पुरुष पूछा जाएगा कि युधिष्ठिर किसका उदाहरण है, तत्पुरुष का, तो अलूक तत्पुरुष होगा तो अलूक तत्पुरुष का है। क्यों? क्योंकि ये पांडवों के लिए रूढ़ है। खेचर किसका है, तो अलूक तत्पुरुष का, क्योंकि ये शब्द जो है पक्षियों के लिए रूढ़ है। उपपद तत्पुरुष क्या है, उत्तर पद प्रधान है, साथ में ये स्वयं में सार्थक होने पर भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं, जैसे जलचर, भास्कर, शांतिप्रद और लेखक। यानी निगेटिव होगा। जैसे आप शब्द का विलोम पढ़ते हैं उल्टा, तो उल्टे में क्या होगा, नकारात्मक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक शब्द यूज होंगे। जैसे अनादि, आदि का ही तो उल्टा अनादि होता है, नकारात्मक है कि नहीं, निगेटिव दे रहा है। अन्याय, न्याय का अन्याय हो जाता है। आस्तिक, नास्तिक, ठीक है। निर्मल,
निर्मल, निर्दोष, अनपढ़। देखिए दो चीजें ध्यान में रखिएगा, एक तो नकारात्मक भी हो सकता है और दूसरा न उपसर्ग भी हो सकता है। निर्मल मतलब स्वच्छ जल के लिए यूज हो रहा है, लेकिन न लगा है इसलिए ये नकारात्मक न होते हुए भी नज्ञ तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो नकारात्मक होना चाहिए, दूसरा अगर नकारात्मक नहीं है तो पहले न शब्द यूज होना चाहिए। ठीक है, न उपसर्ग होना चाहिए या तो नकारात्मक होना चाहिए। निर्दोष, अनपढ़, अनिष्ट। देखिए अनिष्ट आपका क्या है, नकारात्मक, अनपढ़ नकारात्मक, और नास्तिक नकारात्मक, अन्याय नकारात्मक, अनादि नकारात्मक, निर्मल न उपसर्ग, निर्दोष न उपसर्ग। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने कहा है कि वो तो नकारात्मक, लेकिन नकारात्मक के साथ न उपसर्ग अगर होगा और सकारात्मक अर्थ दे रहा होगा तो भी ये नज्ञ तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। और इसका कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर। क्यों? क्योंकि हम अभी तत्पुरुष समास ही पढ़ रहे हैं और तत्पुरुष समास में पहला जो शब्द होता है वो संज्ञा या सर्वनाम होता है और दूसरा जो होगा वो पद प्रधान होता है, दूसरा पद। ठीक है, और फिर नेक्स्ट करते हैं प्रादि तत्पुरुष। प्रादि ये में प्रति, उप, आदि ये पहले होते हैं। ठीक है, व्या लग सकता है, अ लग सकता है, आ लग सकता है। जैसे प्र, प्रदेश, प्रति उपकार, उप प्रधानमंत्री, और प्रत्यागमन, आकाश, व्याकुल, आदि मानव, ये सब किसके उदाहरण है, प्रादि तत्पुरुष के। क्लियर हो गया? नज्ञ में क्या था, या तो निगेटिव हो या न उपसर्ग लगा हो। प्रादि में क्या है कि यहाँ पे प्रति, उप यानी उपसर्ग लगा होना चाहिए। प्रदेश, प्रउपसर्ग, प्रत्यागमन, प्रत्य, आकाश और व्याकुल। ठीक है, फिर बात करते हैं कर्मधारय समास की। हमने हिंदी में आपको बताया कि जो समास होते हैं वो आपके हिंदी में 4 तरह के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मधारय को भी तो इसी में ऐड कर लिया गया है। ठीक है, तो अब क्योंकि तत्पुरुष है तो इसका भी कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद। फिर कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों पद, पद क्या थे, शब्दों का योग ही तो था, एक सेंटेंस पूरा जहाँ बन जाएगा वो पद हो गए। तो जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष या उपमेय, उपमान का संबंध हो और उत्तर पद प्रधान हो, वहां कर्मधारय समास होगा। यानी या तो विशेषता बताई गई हो या किसी से उपमा दी गई हो, तो वहां पे कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय में दो चीजें ध्यान में रखिएगा, या तो उपमा दी गई होगी, तुलना करी गई होगी कि ये उसकी तरह है, और या तो आपका तारीफ करी गई होगी कि घोड़ा काला है, काला घोड़ा, विशेषण विशेष। ठीक है, कर्मधारय समास जैसा हमने आपको बताया है कि यहाँ पे विशेषण, विशेष या उपमेय, उपमान आपको देखने को मिलेंगे। तो कर्मधारय समास क्योंकि ये किसके अंतर्गत आ रहा है, तत्पुरुष के अंतर्गत, इसलिए कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद यहाँ पे आपका प्रधान होगा। ठीक है, तो कौन सा पद प्रधान हो रहा है, आपका उत्तर पद प्रधान हो रहा है और प्रथम पद आपका गौण हो रहा है। और पूर्व पद में या तो आपको उपमेय मिलेंगे या आपको विशेष्य मिलेगा और विशेषण भी हो सकता है, और उत्तर पद में आपको उपमान और विशेषण मिलेंगे। उपमेय क्या होगा, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वो आपका हो गया उपमेय। उपमान क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता, यानी वो जिसके साथ समानता या तुलना बताई जा रही है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब फूल सी क्या हो गया, उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ, यानी फूल के साथ बच्ची की ही तो तुलना करी जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उपमान आपका फूल सी हो गया और उपमेय आपका कोमल बच्ची हो गया। क्यों? क्योंकि जो बच्ची है उसको बताया जा रहा है कि वो फूल सी कोमल है, तो यहाँ पे कोमल बच्ची उपमेय और फूल सी ये उपमान। और इसकी पहचान हम
कैसे करेंगे, जैसे सा या रूपी, हाँ ये शब्द प्रयोग होते हैं, रूपी या सा शब्द का प्रयोग अधिकतर आपको मिलेगा यहाँ पे। और दूसरी चीज ये सा और उसकी जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही पता है अगर तुलना करी जा रही है या विशेषता है तो वो जो है आपका कर्मधारय समास होगा, बस। ठीक है। फिर विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए, अब जिसकी विशेषता बताई है वो विशेष है। तो जैसे काला घोड़ा, अब यहीं पे क्या होता, घोड़े का कोई नाम होता, कल्लू, काला घोड़ा। अब कल्लू किसका नाम है, घोड़े का, काला विशेषण है और घोड़ा विशेष होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि यहाँ पे घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वो काला है, कल्लू की विशेषता तो नहीं बताई जा रही, कल्लू तो बताया जा रहा है कि वो घोड़ा है। क्लियर हुआ, कल्लू काला घोड़ा, तो कल्लू क्या है, घोड़ा है। कल्लू घोड़ा हुआ कि नहीं हुआ, कल्लू तो घोड़ा हो गया, लेकिन काला कौन है, घोड़ा ही तो है, कल्लू थोड़ी ना। तो इसलिए ये विशेष होगा और ये आपका विशेषण होगा। और यहाँ पे विशेषण विशेष या उपमेय उपमान आता है। और उत्तर पद आम मोद के ध्यान रखिएगा कि उत्तर पद अगर तत्पुरुष है तो उत्तर पद प्रधान होगा, क्योंकि कर्मधारय भी आपके तत्पुरुष के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए उत्तर पद प्रधान होगा। यहाँ पे भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं विशेषण विशेष कर्मधारय समास का। तो सत्संगति, सज्जनों की जो है, सत्जनों की जो संगति है वो क्या है, हम किसकी संगति कर रहे हैं, यहाँ पे विशेषण विशेष है कि नहीं, कि जो लोग हैं वो अच्छी संगति वाले यानी सज्जन। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण और विशेष की स्थिति आ रही है। पीतांबर, पीत है जो अंबर, तो यहाँ पे क्या है, वस्त्र की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो पीला है, तो पीत आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया, और अंबर आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये देखिए पीत और अंबर। और सज्जन, सज्जनों की संगति, तो लोग कैसे हैं, वो सज्जन। ठीक है, तो जन की क्या विशेषता है कि वो सज्जन। उसी तरह से नीला है जो आकाश, आकाश की क्या विशेषता है कि वो नीला है। तो जो आपकी विशेषता बताई जा रही है तो वो तो आपका हो गया विशेषण, और जो आप जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो आपका हो गया विशेष। विशेषता आपकी विशेषण और जिसकी बताई जा रही है वो विशेष, बस यही तो बोलना। जैसे हमने पीछे आपको बताया था कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो बच्ची क्या कैसी है, कोमल है, किसकी तरह है, फूल सी है। तो जहाँ पे फूल सी कोमल या चंद्रमा की तरह सुंदर या आपके विद्या की तरह धन, विद्या रूपी धन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसकी तरह बताया जा रहा है वो उपमान, और जो जिससे तुलना करी जा रही है वो आपके उपमेय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट आप देख लेते हैं मुख चंद्र, मुख चंद्र, तो मुख की क्या विशेषता है कि वो चंद्रमा की तरह है। चंद्रमा को हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो बिल्कुल कोई दाग रहित है। ठीक है, तो मुख को कैसा बता रहे हैं हम, चंद्रमा की तरह बता रहे हैं। तो मुख क्या हो गया आपका, उपमेय होगा, क्योंकि इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा से कर रहे हैं तो ये उपमान हो जाएगा। जिस व्यक्ति की किसी दूसरे से तुलना करी जाए तो जिससे तुलना करी जाएगी वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका उपमान कहलाएगा, और जिसकी तुलना करी जाएगी वो आपका उपमेय कहलाएगा। ठीक है, उपमान याद रखिएगा तो उपमेय अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है,
विद्याधन, धन कैसा है? धन विद्या रूपी, ठीक है। तो धन की ये विशेषता बताई जा रही है कि वो विद्या के रूप में है, वो उपमा दी जा रही है। तो जब जिससे तुलना करी जा रही है वो आपका उपमान, और जो आप जिसकी तरह है बता रहे हैं तो वो आपका उपमेय। फिर कर्मधारय समास में ये आपका मेन हमने बताया कि विशेषण विशेष, जहाँ पे विशेषता बताई जा रही है और जिसकी बताई जा रही है वो आपका जो है विशेष्य होगा। उपमेय उपमान में हमने बताया कि एक जिसकी तुलना करी जाएगी, तो जिस चीज से तुलना करी जाएगी वो आपका होगा उपमान, और जिसकी तुलना करी जा रही है वो आपका उपमेय। अब ये जो कर्मधारय समास है वो मध्य पद लोभी कर्मधारय समास इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो मध्य पद लोभी कर्मधारय समास में क्या होगा कि कर्मधारय समास के दो जो खंड होंगे उसके बीच वाला पद प्रायः लोप हो जाएगा। पद एक पूरा सेंटेंस है, दही में डूबा हुआ बड़ा, पूरा शब्दों का, कई शब्दों का समूह है, वही तो पद कहलाता है। तो यहाँ पे बड़े की क्या विशेषता है कि वो दही में डूबा हुआ है कि नहीं? दही बड़े का क्या मतलब है? पानी में तो डुबाओगे नहीं आप, दही में डुबाओगे ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बड़े की क्या विशेषता है कि वो दही में डूबा हुआ है, इसीलिए तो दही बड़ा है। तो यहाँ पे विशेषता तो पता चली रही है। दूसरा मध्य पद लोभी क्यों है? मध्य यानी बीच का जो पद होगा वो, और लोभी यानी लोप हो जाएगा। तो इसको आप शब्द पकड़ के भी याद कर सकते हो कि मध्य यानी बीच का पद, ये देखिए में डूबा हुआ, ठीक, इसका लोप हो जाता है। क्लियर हो गया? दूसरा है धृत मिश्रित अन्न, घी में मिला हुआ अन्न, एक तरह का अन्न होगा जो घी में डूबा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो मिश्रित है ये बीच के वर्ड का लोप हो रहा है। तो मध्य पद लोपी कर्मधारय समास। और पद कौन सा प्रधान होगा? सभी में उत्तर पद ही प्रधान होगा, क्योंकि अभी ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर कर्मधारय समास का भी पूछा जाए कि कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। फिर द्विगु समास, जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा दूसरा पद प्रधान होता है वहां द्विगु समास आएगा, ठीक है। संख्यावाचक होगा और दूसरा पद प्रधान होगा, दोनों तो विशेषता बता दी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रथम पद अप्रधान होगा और उत्तर पद प्रधान होगा, और ये कैसा होगा? संख्यावाची होगा। नवरात्र, ठीक है, नव शक्तियों का जो समूह है वो नवरात्र कहलाता है। अब ये बहुब्रीहि में क्यों नहीं आएगा? तो जब हम बहुब्रीहि पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे। अभी समझ लीजिए, क्योंकि नवरात्र तो कई रातें हो सकती, दो होती है वर्ष में, दो तो होती ही होती, ठीक है। तो नवरात्र नव शक्तियों का समूह, तो ये किसी विशेष को नहीं दर्शा रहा है, किसी एक के बारे में नहीं बता रहा है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? द्विगु समास के अंतर्गत, ठीक है। संख्यावाचक और द्विगु, और पद उत्तर पद प्रधान। फिर पंच नद, 5 संख्या है नदियों का समूह। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहला पद क्या होगा? पूर्व पद या पहला पद क्या होगा? संख्या होगी, जैसे 5, 3, 1, कुछ भी संख्या हो सकती है, ठीक है, और या 2 या 18, कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या होगा? पूर्व पद जो आपका होगा वो संख्यावाचक होता है, ठीक है। और दूसरा पद प्रधान होगा, और दूसरा पद जो होगा वो आपका
इसीलिए इसको हिंदी में तत्पुरुष के अंतर्गत रख दिया गया, क्योंकि कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान हो रहा है, लेकिन वहाँ पे विशेषण विशेष और उपमेय उपमान आ रहे हैं। द्विगु, अरे द्विगु तो वैसे भी ध्यान रखेंगे, द्विगु दो जब तो जहाँ पे संख्या आ रही है वो संख्यावाचक, ठीक है। फिर शताब्दी, 100 वर्षों का समूह आपका शताब्दी कहलाएगा। तो यहाँ पे पहला पद देखिए 100, 5, 9, तो ये जो पहला पद है वो आपका संख्यावाचक है, और जो दूसरा शब्द है वो आपका क्या है, प्रधान है, इसलिए यहाँ पे द्विगु तत्पुरुष समास होगा। आपका तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्ह जितने थे वो हमने आपको समझा दिया, और उसी के अंतर्गत हिंदी में कर्मधारय और द्विगु थे वो भी हमने आपको समझा दिया है। तो इसको वीडियो को 3-4 बारी देख करके और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जो सिर्फ तत्पुरुष समास जिसमें दिया हो, ठीक है, और कर्मधारय और द्विगु समास का उदाहरण हो वो करिएगा। तो बार बार करेंगे तो क्वेश्चंस आपके इसी तरह से तैयार हो जाएंगे। बाकी जो बचा हुआ समास है वो हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।